हेलो बच्चों, मैं स्मिता बेजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर जो कि है हमारा हाइड्रोकार्बन। अपने लास्ट लेक्चर में हम एल्केन्स और एल्कीन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम एल्काइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए साथ ही साथ आप रिवाइज कर लीजिए क्या क्या हम कवर कर चुके हैं यहाँ पर। चलिए, तो हम थे केमिकल प्रॉपर्टीज में। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके थे। ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी एडिशन ऑफ वाटर तक हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार जो है वाटर का एडिशन होगा और हमें जो है यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार जैसे हमें मिलता है उसका हम टॉटोमेराइजेशन करते हैं। फिर टॉटोमेराइजेशन करने के बाद जो है हमें यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीमराइजेशन क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके थे। अब हमारा नया टॉपिक था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी हम स्टार्ट कर चुके थे। आप देख लीजिए जो जो टॉपिक हम कवर कर चुके थे यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ तक हम कर चुके थे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उन्हें अरीन्स भी कहा जाता है। ठीक, उनमें क्या होते हैं, उनका जो पेरेंट होता है, जो उनकी फैमिली का क्या होता है पेरेंट मेंबर होता है, वो क्या होता है हमारा C6H6 होता है, जिसको हम बेंजीन कहते हैं। ठीक, और एरोमेटिक कंपाउंड को हम अरीन्स भी कहते हैं। साथ ही हमने क्या पढ़ा था कि जो उनके क्या होते हैं डबल बॉन्ड होते हैं, वो कैसे होते हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं। कैसे होते हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होती है उन्हें बेंजोनॉइड कहा जाता है और जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती उन्हें नॉन बेंजोनॉइड कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रेजोनेंस तरफ। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है। द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। अच्छा, बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट पे हम क्या होती है बेस होती है, रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट पर आधारित होती है। Kekulé in 1865 gave a ring structure of benzene in which a position of the three double bond are not fixed. He suggested that the double bond keep on changing the position on this is called resonance. The resonance structure of benzene is supported by the following facts. अब जो हमारे साइंटिस्ट थे केकुले, उन्होंने 1865 में क्या दिया था, एक इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर दिया था। इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया था और उन्होंने कहा था कि इसमें जो ये डबल बॉन्ड होते हैं ना, ये क्या होती है, ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ये क्या करते रहते हैं अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। जैसे कि हम ऊपर वाले इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर है डबल बॉन्ड यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। क्या किया हमने, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, ये वाला यहाँ शिफ्ट किया और ये वाला यहाँ शिफ्ट किया। तो इस तरीके से ये हो गया। तो उन्होंने ये बताया कि जो बेंजीन है उसके जो डबल बॉन्ड है वो अपनी पोजीशन क्या करते रहते हैं चेंज करते रहते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को ही रेजोनेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको रेजोनेंस कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इन्होंने अपनी यहाँ पे डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन चेंज की, इस तरीके से फिर हमारा स्ट्रक्चर बना। फिर से अगर ये भी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आता है, तो हमारा किस प्रकार बनेगा, इधर ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर, इस तरीके से। ठीक, चलिए, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बेंजीन के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसके लिए कुछ क्या दिए गए, फैक्ट दिए गए। अब वो फैक्ट क्या है, वो फैक्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज इन बेंजीन इज। अच्छा, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी है बेंजीन में, देखो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है 139 पिकोमीटर, नहीं 139 पिकोमीटर। किसकी बॉन्ड लेंथ, कार्बन से कार्बन की बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड सी डबल बॉन्ड सी। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की कितनी 154 पिकोमीटर और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की 134 पिकोमीटर एंड द वैल्यू इज इन द सेम फॉर ऑल द बॉन्ड्स। और सारे बॉन्ड के लिए ये वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक, देखो कार्बन से कार्बन की वैल्यू कितनी है 154 पिकोमीटर और कार्बन से डबल बॉन्ड कार्बन की वैल्यू कितनी है 134 पिकोमीटर। ठीक, चलिए
इतना समझ में आया? पहला पॉइंट, पहला फैक्ट हमारा ये था कि जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू रेजोनेंस द पाई इलेक्ट्रॉन चेंज इन बेंजीन गेट डिस्ट्रीब्यूटेड और ग्रेटर एरिया, that is it gets delocalized. As a result of delocalization, the energy of the resonance hybrid decreases as compared to the contributing structure of about 50 kilojoule mole inverse. The decrease in energy called resonance energy, therefore it is stabilized and behaves as a saturated hydrocarbon. अब दूसरी बात यहाँ पर क्या बोला गया कि इसके जो ये डबल बॉन्ड है ये क्या होते रहते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं। डीलोकलाइज होना यानी कि अपने पोजीशन बार बार क्या करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक, अपनी पोजीशन चेंज करने को ही क्या डीलोकलाइजेशन कहा जाता है। तो ये क्या होते रहते हैं, बार बार डीलोकलाइज होते रहते हैं। इसमें जो एनर्जी डिक्रीज होती है उसी को ही हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक, इसीलिए ये क्या होता है, अच्छा इन डीलोकलाइजेशन की वजह से ये स्टेबल होता है, स्टेबलाइज होता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इफ द पोर्शन ऑफ डबल बॉन्ड आर फिक्स्ड, वी एक्सपेक्ट टू आइसोमर ऑफ 1,2-डाई क्लोरोबेंजीन एज शोन बिलो ऑन हैविंग। चलिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होती, फिक्स होती अगर, लेकिन डबल बॉन्ड की होती है नहीं होती, वो क्या होते रहते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं। फिक्स होती तो हमारे पास दो आइसोमर यहाँ पर होते, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ए और बी, इस तरीके से हमारे पास दो आइसोमर यहाँ पर होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ईच कार्बन एटम इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज। अच्छा, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा बेंजीन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड वन ऑफ द ऑर्बिटल रिमेन अनहाइब्रिडाइज, और एक ऑर्बिटल क्या होगा, वो अनहाइब्रिडाइज होगा। Out of the three hybrid orbitals, two overlap axially with the orbit of the neighboring carbon atom on both side form sigma bond। अच्छा, यहाँ पर बोला गया कि दो जो है एक्सियली ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक, द थर्ड hybridized orbital of the carbon atom overlap with the half filled orbital, और जो थर्ड वाला है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ और ओवरलैप करेगा, जिससे कि हमारा क्या होगा, CH बॉन्ड बनेगा। The benzene has a planar structure with bond angle। अच्छा, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है और एंगल कितना है, 120 डिग्री है। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर, एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, अनहाइब्रिडाइज, ये क्या है, ये सारा हम जब केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ी थी वहां पर हमने इसको अच्छे से क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। तो इसलिए हमें यहाँ पर इजीली ये समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, कि CH बॉन्ड कहाँ से बन रहा है, कहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, क्यों सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है इसीलिए सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये हमें अच्छे से समझ यहाँ पर आ गया। आगे बढ़ते हैं। देयर इज स्टिल वन अनहाइब्रिडाइज्ड टू ऑर्बिटल लेफ्ट ऑन ईच ऑफ द कार्बन। अच्छा, हर कार्बन में, दोनों कार्बन में क्या है, एक 2p ऑर्बिटल बच गया। ईच ऑफ दिस ऑर्बिटल कैन ओवरलैप साइडवाइज द सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ द एटम ऑन ईदर साइड टू फॉर्म टू सेट्स ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं और साइड वाइज ओवरलैपिंग से वो क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि हम ए और बी फिगर में देख पा रहे हैं कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से यहाँ पर है पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ क्या होती है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की लेंथ क्या होती है यहाँ पर। दूसरी चीज हमने पढ़ा कि जो बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पर, जो ये पाई बॉन्ड्स, जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं। तीसरी चीज हमने पढ़ी कि अगर डबल बॉन्ड क्या होते हैं, फिक्स होते तो हमें दो एक्सपेक्ट आइसोमर मिलते, एक 1,2-डाई क्लोरोबेंजीन मिलता एश, और एक मिलता हमें, और दूसरा क्या मिलता है जिसमें Cl एटम C डबल बॉन्ड में अटैच होता। ठीक, दो आइसोमर मिलते, एक में क्लोरो किस में अटैच होता, और एक में क्लोरो किस में अटैच होता, डबल बॉन्ड में। जैसे कि हम आगे यहाँ पर स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, तो इस हिसाब से जो है हम यहाँ पर क्या करते, अटैच करते यहाँ पर। ठीक है, इस तो हमारे क्या बनते, आइसोमर बनते। ठीक, फिर आगे हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर क्या होता है, sp2 हाइब्रिड कुछ और एक ऑर्बिटल क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड होता है।
ठीक, जो दो ऑर्बिटल, वो जो बाकी के जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैपिंग से बनते हैं। कौन सी ओवरलैपिंग से? एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं। और एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या होते हैं? वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक, और जो थर्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है हमारा, वो क्या होता है? हाफ फिल्ड होता है, जिसमें वो CH बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म करता है। ठीक, और इसका स्ट्रक्चर क्या है? प्लेनर स्ट्रक्चर है, और एंगल, बॉन्ड एंगल कितना? 20 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है। चलिए, अब फिर बाकी हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो हमारा वन अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल रह गया था दोनों कार्बन में, उसमें क्या होगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग से वो क्या फॉर्म करेगा? पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, जैसे कि हम A और B फिगर में देख पा रहे हैं। कर रहे हैं ये, देखो ये और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक, ये और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये और ये साइड वाइज हो रही है ना। ये वाला देखो, अगर हम ये वाला देखें और ये वाला देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि ये इसके साथ पेयर कर रहा है और ये इसके साथ पेयर कर रहा है। ये इसके साथ और ये इसके साथ हो रही है साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक, तो हो रही है साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो है ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। चलिए, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ कुछ पॉइंट्स जो है ये आप नोट कर लीजिए, इसके आप नोट कर लीजिए कुछ। चलिए, यहाँ पर बेंजीन के स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा? 6 हमारे सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होंगे हाइब्रिडाइजेशन से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक, 6 सिग्मा बॉन्ड हमारे फॉर्म होंगे। बाकी के हमारे sp2 हाइब्रिडाइज जो है SH के S के साथ जो है चलिए, तो एक एटम के sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो एक एटम के हम क्या बोल रहे हैं कि ये अपने नेबरिंग के साथ या अपने बगल वाले अपने पड़ोसी कार्बन के साथ, तो उसके बाद कार्बन जो है, उसके बाद कार्बन जो है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ यानी कि sp2 के हाइड्रोजन के CH बॉन्ड यहाँ पर क्या करेगा? ये फॉर्म करेगा। CH बॉन्ड भी कैसे होंगे? हमारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, यानी कि 6 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर ये फॉर्म करेगा CH बॉन्ड के। ठीक है, 6 CH बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर ये फॉर्म करेगा। उसके बाद जो हमारे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, वो क्या करेंगे? वो फिर ओवरलैप कर करके जो है यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल्स थे जो बच गए थे हर कार्बन के, वो ओवरलैप करेंगे। कैसे ओवरलैप? ठीक है, हमें निकालना है कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। कैसे निकालेंगे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन? कैसे निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का रूल क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है? ये हम पढ़ चुके हैं जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। हाँ, प्लस लोन पेयर, यानी कि कितने उसमें सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है, उनको ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? एक स्टेरिक नंबर हमें मिलता है। उस स्टेरिक नंबर की मदद से हम जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर जो स्टेरिक नंबर है, देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। एक यहाँ पर हाइड्रोजन भी होगा, तो इस कार्बन के 1 2 3 4 4 बॉन्ड पूरे होगा। अब सिग्मा बॉन्ड देखो कितने, 1 2 3, 3 कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर क्या है? कुछ भी लोन पेयर नहीं है, 0 है। तो क्या आ गया? इसका स्टेरिक नंबर आ गया 3, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो समझ में आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें क्या है? बाकी के क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन एक क्या है? अनहाइब्रिडाइज है, वन रिमेन अनहाइब्रिडाइज। फिर इन तीनों में से दो क्या करेंगे? एक्सियली ओवरलैप करेंगे। जो एक्सियली ओवरलैप करेंगे, दोनों साइड किसके? सिग्मा बॉन्ड के। ठीक, एक्सियली ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे? वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, एक्सियली ओवरलैप करेंगे किसके साथ? जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, ये कार्बन जो है एक्सियली ओवरलैप किसके साथ करेंगे?
अपने नेबरिंग कार्बन एटम के साथ, जो उनके क्या है बगल, उनका पड़ोसी जो कार्बन एटम है उसी के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक, जिससे कि क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड वो फॉर्म करेंगे। द थर्ड हाइड्रोजन ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम ओवरलैप विद द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। फिर उसके बाद जो है कि थर्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, जिससे कि क्या बनाएंगे वो CH बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म करेंगे। क्या बॉन्ड फॉर्म करेंगे, CH बॉन्ड यहाँ पर वो फॉर्म करेंगे, कितने, 6 CH बॉन्ड, ठीक, इतना समझ में आ गया। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। अभी तक की बात है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड बच गए थे, क्या बच गए थे, हाइब्रिडाइज्ड बच गए, जैसे कि हमने वहां पर पढ़ा कि क्या है, हाइब्रिडाइज्ड है और एक क्या है हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो जो एक जो अभी भी अनहाइब्रिडाइज्ड बच गया है वो क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड वहां पर फॉर्म होंगे, ठीक। इतना समझ में आया कि अब क्या क्या समझ में आ गया हमें यहाँ पर कि sp2 हाइब्रिडाइज है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, CH बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, CC के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और जो अनहाइब्रिडाइज है वो क्या बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पाई बॉन्ड फॉर्म, और कैसे ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक। चलो इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते, द रिजल्टेंट पाई ऑर्बिटल क्लाउड इज स्प्रेड ऑल ओवर 6 कार्बन एटम। एज अ रिजल्ट देयर आर 2 कंटिन्यूअस रिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वन अबव द अदर बिलो द प्लेन ऑफ द कार्बन एटम। इस तरीके से जो है हमें रिंग इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ पर देखने को मिलेगा। किस वजह की वजह से यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से क्या दिखेगा, हमें क्लाउड देखने को मिलेगा, ठीक। चलो तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही था रेजोनेंस में कि क्या उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है अब हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या बॉन्ड्स होते हैं, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक। चलिए तो अब पढ़ते हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड रिजेंबल बेंजीन इज अ केमिकल बिहेवियर, जिनसे पता चलता है हमें कि बेंजीन क्या है, बेंजीन को केमिकल बिहेवियर में रिजेंबल जो करते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड से पता चलता है, ठीक है। दिस कंपाउंड कंटेन अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, उसमें क्या होंगे, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड्स होंगे, ठीक। क्या होगा, कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर उसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होंगे। दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन एडिशन रिएक्शन। अच्छा यहाँ पर होती क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि यहाँ पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्या होते हैं, सब रिएक्शन होती है से एडिशन रिएक्शन के मुकाबले ज्यादा क्या होती है, सब रिएक्शन यहाँ पर होती है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर इज कॉल्ड एरोमेटिसिटी। यही जो बिहेवियर है इसी को ही एरोमेटिसिटी कहा जाता है। एरोमेटिसिटी किस पे डिपेंड करती है, मतलब कैसे पता चलेगा एरोमेटिक है या नहीं है, उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की वजह से हम पहचान पाएंगे कि जो हमारा मॉलिक्यूल है, जो हमारा एटम है वो क्या है, एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए एरोमेटिसिटी बताने की, एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है, ठीक। तो पहले आप जो है ये नोट कर लीजिए, बिहेवियर से पता चलता है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और एरोमेटिसिटी डिपेंड किस पे होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड होती है, यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा, वजह से हम जो है एरोमेटिसिटी यहाँ पर जान पाते हैं। सबसे पहला हमारा डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन यानी कि द मॉलिक्यूल शुड कंटेन अ साइक्लिक क्लाउड ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के पास क्या होने चाहिए, साइक्लिक क्लाउड ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होना चाहिए, कैसा क्लाउड, साइक्लिक क्लाउड होना चाहिए पहला, ठीक है। जब हम एरोमेटिसिटी कैलकुलेट करेंगे, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट इज एरोमेटिसिटी, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, आपको कंपाउंड मॉलिक्यूल्स दे दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा कि ये क्या है, बताइए कि क्या ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ठीक। तो हमें ये बताना होगा कि एरोमेटिक है ये कंपाउंड या नॉन एरोमेटिक है। तो उसके लिए जो है हमें एसेंशियल्स पता होने चाहिए, जिससे हम पता लगा पाएंगे कि कंपाउंड जो हमारा हमें दे रखा है, जो मॉलिक्यूल हमें दे रखा है वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है।
ठीक, तो पहला हमारा डीलोकलाइजेशन, तो पहले में क्या, यहाँ पर जो है साइक्लिक क्लाउड होना चाहिए डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन का। दूसरा प्लेनैरिटी, फॉर द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन द रिंग मस्ट बी प्लेनर टू अलाउ साइक्लिक ओवरलैप। रिंग कैसी होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए, जहां पर क्या हो, साइक्लिक ओवरलैप हो रहा हो पी ऑर्बिटल्स का। देयरफॉर फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक द रिंग मस्ट बी प्लेनर। तो बस कुल मिला के बात यह है कि रिंग क्या होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। पहली चीज क्या होना चाहिए वहां पर, साइक्लिक क्लाउड ऑफ डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक क्लाउड होना चाहिए। दूसरा रिंग कैसी होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। और चौथा वो n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा हो। अच्छा, जो ये n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल है वो किसने दिया है, हकल ने दिया है। ठीक है, साइंटिस्ट हमारे हकल, और इसको जो है हकल रूल भी कहा जाता है। कभी हकल रूल से आपको क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज हकल रूल, एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हाट इज हकल रूल, और बहुत सारे क्या एमसीक्यू में दे दिया जाएगा, कहीं पर 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन लिखा होगा तो आपको वहां पर उसे टिक कर लेना है, या हो सकता है ब्रीफ में लिखने के लिए आ जाए आपके पास, तो आपको उस हिसाब से उसको कर लेना है। आगे, फॉर एरोमेटिसिटी द पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट कंटेन अ टोटल ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n इज एन इंटीग्रल नंबर। तो यहाँ पर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 से n तक जो भी होगी, तो क्या पता चलेगा हमारा कि जो एलिमेंट है वो क्या है, एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक है। जैसे कि हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो फॉर्मूला अब हमें पता चल गया कि 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन। अब अपने आने वाले अगले लेक्चर में जो है हम थोड़ा और जो है एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि जिससे हम पता लगा सके कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। ठीक, चलिए तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, जहां पर आपको समझ नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। चलिए अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।